हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 21 मार्च 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, कल मैंने आप सभी के साथ एनसेट का डिस्कशन किया था, ठीक है। अगर किसी ने इसका डिस्कशन नहीं देखा तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल पे जाके इसका जो सोल्यूशन है उसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एक्चुअल में ना काफ़ी सारे चलो क्वेश्चन तो हमने डिस्कस करे ही करे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्लस साथ-साथ कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, कैसे कुछ ट्रिक्स वगैरह हो गया, प्लस सीसैट के भी कुछ क्वेश्चंस थे उसमें, तो सारे मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो बहुत ही आप सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप इस एनसेट के सॉल्यूशन को अच्छे से देख लीजिए, राइट? आज के अगर हम न्यूज़पेपर की तरफ चलते हैं, तो आप देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, ठीक है? और आप नोटिस करोगे ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सीबीआई के बारे में पढ़ रखा है, हमने इनके बारे में भी देखा था, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें पता ही हैं ऑलरेडी, जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी लास्ट वीक या फिर थोड़े दिन पहले ही देखी हैं। इसी तरह से, ठीक है, यहाँ पर भी आप नोटिस कर सकते हो, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जस्ट फॉर रिवीजन, जी7 और जी20, ठीक है? मल्टीपल टाइम्स हमने रिवाइज कर लिया है। बस एक बार मुझे आप जी7 की कंट्रीज नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने वैसे आपके साथ डिस्कस ये ऑलरेडी कर ही रखी हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था I2U2 के बारे में, ठीक है, और साथ ही साथ अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में। तो थोड़ा सा एक बार ना इसको समझ लेते हैं। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना अब्राहम अकॉर्ड्स की, इसको समझना एक बार। दरअसल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पर हमने ना इज़राइल की लोकेशन देखी थी। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ भी मैंने आपको बताया था, कौन-कौन सी थी? एक जॉर्डन मैंने आपको बताया था, ये जॉर्डन हो गया यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर इस साइड पे कौन-सी इसकी बॉर्डरिंग कंट्री आ जाती है? दैट इज़ इजिप्ट, ये इस साइड पे, एंड साथ ही साथ ऊपर वाली साइड या फिर नॉर्थ साइड में आपको लेबनान और इस साइड पे सीरिया। तो 4 कंट्रीज़ इसकी इज़राइल की हमें बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे ना ज़रा इज़राइल के बारे में, तो इज़राइल के जो रिलेशंस हैं ना, थोड़े इसके जो नेबर्स हैं, उनके साथ कोई ख़ास अच्छे रिलेशन हमेशा से रहे नहीं। आप जब से फॉर्मेशन हुआ है 1947-48 के अराउंड से, तो तब से ही रिलेशन पूरे यहाँ पे ख़राब रहे हैं। स्पेशली आप जानते हो, ठीक है, जो यहाँ पे अदर कंट्रीज़ हैं, तो इनके साथ काफ़ी ख़राब रिलेशन रहे हैं मोस्ट ऑफ द अरेबिक कंट्रीज़ के साथ। अभी अराउंड 2020-2019 में क्या हुआ, थोड़े से रिलेशन ये सुधरने लग गए। इवन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेज़िडेंट थे, ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रम्प जी, उन्होंने काफ़ी मीडिएशन किया और उसके बेसिस पे क्या हुआ, इज़राइल के रिलेशंस ठीक बन होने लग गए अरब कंट्रीज़ के साथ। और यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, एंड साथ ही साथ यहाँ पे है बहरीन की। इन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन इंप्रूव हुए और अब्राहम अकॉर्ड्स ना दरअसल इन्हीं पीस एग्रीमेंट्स को एक तरह से हम बोलते हैं। मीनिंग समझ आया कि अब्राहम अकॉर्ड्स का मीनिंग क्या है? अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर ये अब्राहम मीनिंग मतलब ये वर्ड कहाँ से आ रहा है? देखो, दरअसल में होता क्या है ना, 3 अब्राहमिक रिलीजन्स की हम बात करते हैं। सर कौन से? एक हो गया आपका जुडाइज़्म, एक हो गया क्रिश्चियनिटी और तीसरा हो गया इस्लाम। अब ये अब्राहम वर्ड यहाँ से आया है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या हुआ है, अब्राहमिक अकॉर्ड से एक तरह से हम दिखा रहे हैं कि भैया यूनिटी है। किनके अंदर यूनिटी है? अरेबिक कंट्रीज़ हो गया या फिर अरबिक लोग हो गया और ज्यूइश लोग। इज़राइल में आप जानते हो ना ज्यूइश लोग होते हैं। तो उसको ये चीज़ शो कर रहा है, तो इसका इस नाम इसलिए अब्राहम अकॉर्ड्स है। तो अब्राहम अकॉर्ड्स तो सर हम समझ गए। अब सर ये I2U2 क्या है? I2U2 स्टैंड्स फॉर, आई से हो गया इंडिया, ठीक है? फिर दूसरा आई है इज़राइल और उसी तरह से यू से एक हो गया यूएसए और चौथा हो गया यूएई। अब जैसे-जैसे ये ना रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते गए, इज़राइल और जैसे यूएई हो गया, ठीक है? अब्राहम अकॉर्ड्स हो गया, तो इसी तरह से ना I2U2 एक तरह से फॉर्म हुआ। यहाँ पर क्या हुआ ना, हमारा चारों कंट्रीज़ आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं। मोस्ट ऑफ मेजर फोकस जो इनका है ना, वो इकोनॉमी के ऊपर है। ध्यान रखना, यहाँ मिलिट्री का कोई एंगल नहीं है। काफ़ी लोग कई बार बोलते हैं कि मिलिट्री है, नहीं, यहाँ मिलिट्री का कोई एंगल नहीं है, यहाँ पर फोकस इकोनॉमी के ऊपर है। काफ़ी लोग इसको थोड़ा क्रिटिसाइज़ करने के लिए एक तरह से, या क्रिटिसाइज़ नहीं बोलूँगा, काफ़ी लोग इसको वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? कि वेस्ट एशिया के लिए कि यह क्वाड है, जैसे क्वाड है वो हमारा है ना, इंडिया हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। उसी तरह से वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी इसको जाना जाता है। सर फोकस किस चीज़ के ऊपर है? देखो, फोकस बहुत सारी चीज़ों के ऊपर है, जैसे स्पेस सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, ठीक है? फूड सिक्योरिटी हो गया, एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर फोकस है। बट ध्यान रखना, यहाँ पे मिलिट्री फोकस नहीं है, यहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर फोकस है। आई बात समझ में? तो आई होप आप I2U2 एंड साथ ही साथ अब्राहम अकॉर्ड को अच्छे से समझ गए होंगे। अब सर कल के लिए क्या करना है? कल के लिए कच्चा आइलैंड के आपके लोकेशन आपने नोटिस करनी है कि कहाँ पर है। थोड़ा प्लेस इन न्यूज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पिछले साल में काफ़ी ये प्लेस न्यूज़ में रही है। देखो, इनफैक्ट ना जो मैं आपको एनसेट की बात कर रहा था, तो एनसेट के अंदर भी इनफैक्ट मैंने आपको कुछ लोकेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल भाषण 4 आइलैंड, ठीक है?
वो आपको दिया था, तो उसका मैंने कल डिस्कशन भी किया था काफी अच्छे से। एंड साथ ही साथ जो दरवाजा गैस क्रेटर था, ठीक है, ये भी डिस्कस किया था। तो बस इनका ये बता दो, पहला बात तो इसका था कि कहाँ पर है ये, ठीक है, क्या ये अरेबियन सी के अंदर है, क्या बे ऑफ बंगाल के अंदर है, इंडियन ओशन के अंदर है, पैसिफिक ओशन के अंदर है, कहाँ पर है, ठीक है, इस ये क्वेश्चन आप मुझे नीचे बताओगे। एंड साथ ही साथ दरवाजा गैस का क्रेटर की कौन सी कंट्री है, ठीक है, बस इतना मुझे बताओगे इसके रिगार्डिंग। जिन्होंने ऑलरेडी लेक्चर देख रखा है, आई एम वेरी श्योर वो बड़े आराम से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे, राइट। अब चलते हैं आगे, ठीक है, एक हमें पढ़ना है रिट्स के बारे में, ठीक है, रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों ने सही आंसर दिया ज्यादातर सभी लोगों ने, तो आप जानते हो न्यूज तो हम कल डिस्कस कर ही चुके थे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा ये चीज करी गई है। अब अगर रिट्स की बात करें ना, तो देखो रिट्स क्या होती हैं, ये कोर्ट्स के द्वारा दी जाती हैं ताकि आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर आपकी जो लीगल राइट्स हैं उनको अपहोल्ड किया जा सके। अब ध्यान रखना, ये जो रिट्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट तो इशू करता ही करता है, पर उसके अलावा हाई कोर्ट भी इसको इशू कर सकता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। दरअसल में अगर आप अपना आर्टिकल देखोगे ना, आर्टिकल 32, ठीक है, आप जानते हो आर्टिकल 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसी तरह से आपके पास एक आर्टिकल 226 भी है। ये 226 वाला आर्टिकल अक्सर लोग भूल जाते हैं। देखो 32 के अंदर आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है इशू करने की रिट्स को, पर आर्टिकल 226 के पास हाई कोर्ट के पास भी सेम अथॉरिटी है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं ना, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए आपका रिट्स को इशू करता है, पर हाई कोर्ट और भी पर्पसेस के लिए इसको इशू कर सकता है। कहने का मीनिंग क्या है सर, कहने का मीनिंग ये है कि जब हम बात करते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन की, तो ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि हाई कोर्ट के पास पावर्स ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। सर क्यों पावर ज्यादा होती है, पावर इसलिए ज्यादा होती है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इशू करने के लिए रिट्स को एक तरह से उसको कर सकता है, ठीक है, रिट्स को इशू कर सकता है। हाई कोर्ट बाकी और चीजों के लिए भी इसको इशू कर सकता है, तो इसलिए इसकी जो पावर्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। ये समझ आया पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं जो 5 टाइप की रिट्स हमें देखनी है। पहला है हेबियस कॉर्पस। देखो हेबियस कॉर्पस का बड़ा ही सिंपल मीनिंग है टू हैव द बॉडी, ठीक है। कहने का मीनिंग क्या है, हम चाहते हैं कि कोर्ट के सामने किसी बंदे को पेश किया जाए, इसकी बात है टू हैव द बॉडी ऑफ। तो जो ये कोर्ट किसको इशू करेगा, ये कोर्ट इशू कर सकता है स्टेट को, प्राइवेट अथॉरिटी को, इन सभी को इशू कर सकता है। अब ये तब नहीं इशू हो सकता अगर डिटेंशन जो है कोर्ट ने खुद इशू किया है। देखो होगा क्या कि बॉडी या फिर पर्सन को सामने लेकर आना है ना कोर्ट के, तो तभी इशू होगा ना जब मान लो कोई डिटेंशन जो हुआ वो अनलॉफुल हुआ, बिना किसी लॉ के आपने कर दिया, ठीक है, या फिर किसी अनकॉम्पिटेंट कोर्ट ने, ठीक है, इसको कर दिया, ठीक है। अगर अनलॉफुल होता है ना, तब नहीं आप इसको इशू कर सकते। अगर लॉ के हिसाब से उसको डिटेन किया गया पर्सन को, तब तो डेफिनेटली वो बात ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब डिटेंशन लॉफुल होता है, या फिर कोर्ट ने खुद इसको ऑर्डर किया है, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना करी गई है, तो या फिर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर है, तब इसके लिए ये इशू नहीं किया जा सकता रेट। इसके अलावा कि हो सकता है कि बाकी और चीजों के लिए इसको इशू किया जा सके, ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। दूसरा है मेंडेमस। मेंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। यहां पर क्या है ना, कमांड एक तरह से एक ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना। मेंडेमस का मतलब होता है एक तरह का ऑर्डर दिया जा रहा है। किसको ऑर्डर दिया जा रहा है सर, ऑर्डर दिया जा रहा है किसी पब्लिक बॉडी को, ठीक है, किसी ट्रिब्यूनल को, किसी कॉर्पोरेशन को, किसी लोअर कोर्ट को। क्यों ऑर्डर दिया जा रहा है, ताकि भैया कुछ आपको जो एक्शन था, जो आपको काम दिया गया था, उसको परफॉर्म करो, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को लोगों के आप होल्ड करो, वो सारी चीजें, ठीक है ना। अगर किसी मान लो पब्लिक ऑफिशियल ने अपनी जो ड्यूटी थी उसको परफॉर्म नहीं किया, या फिर उसको परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर दिया, वहां पर ये कोर्ट उनको इशू कर सकता है। एक बात ध्यान में रखना कि ये जो मैंडेमस वाला है ना, मैंडेमस की रेट है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट इशू नहीं करी जा सकती। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके साथ ही ऐसा भी नहीं है कि कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस जो कि स्टैट्यूटरी बैक नहीं हो, मतलब कहने का मतलब कोई लॉ से बैकिंग नहीं है, उनके अगेंस्ट आप इशू नहीं कर सकते, ठीक है। एंड सिमिलरली कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, हमारा प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर साहब हो गया, इनको नहीं कर सकते कि भैया आप भी ये देखो, नहीं, ये इनके अगेंस्ट नहीं हो सकता। तो ये आप मैंडेमस का भी समझ गए, वी कमांड ध्यान रखना, एक तरह का ये ऑर्डर होता है। सिमिलरली तीसरी चीज है हमारे पास प्रोहिबिशन, और इनको ना इनफैक्ट प्रोहिबिशन और सर्श्योरी को हम साथ साथ में पढ़ लेते हैं। देखो प्रोहिबिशन एक तरह का ना क्या होता है, प्रोहिबिशन से ध्यान में रखो, पी से स्टैंड होता है प्रिवेंशन, ठीक है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं बस। सी से होता है क्यूरेटिव। अब यहीं से आपको चीजें समझ आ जाएंगी। कहने का मीनिंग क्या, प्रिवेंशन या प्रोहिबिशन की जब हम बात करते हैं ना, प्रोहिबिशन की, तो यहां पर ना हम रोकते हैं, क्या करते हैं, हम एक तरह से प्रिवेंट करते हैं कि आप अभी कुछ ऐसा फैसला मत ले लो
कि जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन में था ही नहीं, ठीक है। तो एक तरह का ये प्रिवेंटिव टूल है कि अभी एक्ट हुआ नहीं है, हमने उससे पहले ही उनको रोक लिया अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड करने से। वेरस जब हम बात करते हैं सर्जरी की, तो एक तरह का एक क्यूरेटिव मेथड होता है, ये एक तरह का रेमेडियल इसको मेथड बोल सकते हो, ठीक है ना। तो प्रोहिबिशन के अंदर क्या हो गया, ये प्रिवेंटिव हो गया, वेरस सर्जरी एक तरह का रेमेडियल मेथड होता है। यहाँ पर होता क्या है, प्रोहिबिशन की तरह अगर आप नोटिस करोगे ना, तो हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स को ये इशू करेंगे अगर उनको लगता है कि कोई वो ऐसा मसला सुन रहे हैं जो कि उनके जुरिसडिक्शन में है ही नहीं, तब उसको वो क्या करेंगे, वो एक तरह से उनको फॉरबिड कर देंगे कि आप इस मैटर में प्रोसीड मत कीजिए, ये आप मैटर जो प्रोसीड कर रहे हो ना, ये आपकी जुरिसडिक्शन में है ही नहीं। तो प्रोहिबिशन के अंदर ये चीज होती है। सर्जरी के अंदर भी सेम चीज होती है, बट होता क्या है ना कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर उनके सामने कोई केस पेंडिंग है तो वो तो चलो इंक्लूड होगा ही होगा, प्लस एट द सेम टाइम अगर उन्होंने कोई ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया हुआ है तो उसको भी नल एंड वाइड, उसको भी क्वैश कर दिया जा सकता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है ना। तो ये रेमेडियल इन मेजर होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज और, ये जो पावर है ये इशू नहीं की जा सकती लॉ मेकिंग बॉडीज को या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, ठीक है ना। तो सर किसको इशू करेंगे, लोअर कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स को ही ये इशू करी जा सकती है। और सर पांचवा, या फिर इवन ये अभी देख लो, ये इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू कर सकते हो। पांचवा है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो मतलब व्हाट इज योर अथॉरिटी। कहने का मीनिंग क्या, कि अगर मान लो एक पर्सन ने कोई पब्लिक ऑफिस को वहां पे बैठ गया है, तो क्या अथॉरिटी है, क्या उसका क्लेम है, क्या वो लीगैलिटी है उसके रिगार्डिंग या नहीं है, ये चीज चेक करी जाती है कि एक इंडिविजुअल का क्या क्लेम है ओवर अ पब्लिक ऑफिस, तो उसकी क्या अथॉरिटी है, इज ही कैपेबल एनफ, कैपेबल अदर आई शुड से, क्या उसके पास अथॉरिटी है कि वो पर्टिकुलर ऑफिस को वहां पे वो क्लेम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यही चीज यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है ना। बस ध्यान रखना, ये उन्हीं की बात है कि जो किसी लॉ के थ्रू जो ऑफिस है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफिस है उसी के अगेंस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बोल सकते कि कोई प्राइवेट के अगेंस्ट बोल दिया, नहीं। तो प्राइवेट पर्सन ने कोई मतलब अपना कोई प्राइवेट ऑफिस कर दिया है, वहां पर बैठा हुआ है, तो वहां पर ये चीज नहीं होगी। स्टैट्यूटरी या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑफिस है ना, उनके अगेंस्ट ही ये इशू किया जा सकता है। तो आई होप पांचों के पांचों रेट्स काफी डिटेल में हमने समझ ली, काफी अच्छे से चीज इसकी रिवीजन हो गई है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज मोनाजाइट। अब इसको समझते हैं कि आखिर ये मोनाजाइट क्या चीज है। देखो, पहली बात तो अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है कि जो BARC है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने ये चीज देखी है, जो केरला के कुछ पार्ट्स, स्पेशली अगर मैं बात करूं कोलम की, तो वहां पर हमें नोटिस करने को क्या मिला कि वहां पर ना बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल्स जो आपको अगर नोटिस करने को मिलेंगे, वो 3 गुना नियरली ज्यादा है जैसा हमने अज्यूम किया था। और इसके पीछे का कारण क्या माना जा रहा है, सर ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि इसके पीछे का कारण है मोनाजाइट सैंड्स, जो कि थोरियम के अंदर काफी, वहां पर थोरियम की मात्रा काफी ज्यादा देखने को मिलती है। आई बात समझ में, तो ये बात थी मोनाजाइट के रिगार्डिंग। अब थोड़ा अगर हम समझे कि सर मोनाजाइट होता क्या है, कैसा है, तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो, ये रेडिश ब्राउन होता है, फॉस्फेट मिनरल है, जो कंटेन क्या करता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है। देखो, जब मैं बात करता हूँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, तो ये जनरली बात करते हैं लेंथेनाइट सीरीज के जो होते हैं ना मेटेलिक एलिमेंट्स, उनकी बात करी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कैंडियम के बारे में जानते होंगे, आप यूट्रियम के बारे में जानते होंगे। ध्यान रखना, ये नाम रेयर अर्थ है, पर ऐसा नहीं है कि ये रेयर होते हैं। तो सर फिर रेयर वर्ड कैसे आया। देखो, एक्चुअल में होता क्या है ना कि ये इकट्ठे, दे अकर टुगेदर जनरली, इकट्ठे एक जगह पे होते हैं, और इनको दरअसल में सेपरेट करना, इनको अलग अलग करना या इनको एक्सट्रैक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी में रेयर है, नहीं, बात वो नहीं है यहाँ पे रेयर की, ठीक है। और ध्यान रखना, ये लेंथेनाइट सीरीज की हम जनरली बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सीरियम की बात कर लीजिए, आप थूलियम की बात कर लीजिए, आप टर्बियम की बात कर लीजिए, यूट्रियम की बात कर लीजिए, ये सारे यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर थोड़ा मैं आगे चलूं तो आप नोटिस कर सकते हो, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट और है मोनाजाइट, एक तरह से थोरियम की, लेंथेनम की, सीरियम की, जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमारे लिए हो जाते हैं। मोनाजाइट इसके साथ ही ना रेडियो एक्टिव है। क्यों रेडियो एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे थोरियम की प्रेजेंस है, ठीक है। आप लोग जानते भी हो, हमारा जो कहीं ना कहीं हमारा जो न्यूक्लियर की हम डायरेक्शन में मूव करें, वहां थोरियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने वाला है फ्यूचर के अंदर भी। और थोड़ा बहुत यहाँ पे कई बार हमें यूरेनियम भी देखने को मिल जाता है। अब एक बात नोटिस करना, ये हमें अक्सर मिलता है प्लेसर डिपॉजिट्स के अंदर। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप जानते होंगे प्लेसर डिपॉजिट्स के बारे में। एक प्लेसर डिपॉजिट जब हम बात करते हैं कि एक जगह के ना जो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स हैं वो अकोमुलेट कर गए हैं। क्यों अकोमुलेट कर गए हैं सर डिफरेंट वैल्यूएबल मिनरल्स, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से एक तरह से सेपरेट हो गए हैं, जो उनकी सोर्स रॉक होती है वहां से।
इसको बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। इंडिया, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर आपको अच्छे खासे यहाँ पे लार्ज डिपॉजिट देखने को मिल जाएंगे। सर इंडिया में कहाँ मिलेंगे? मेजरली ऑन द केरला कोस्ट। मैंने बताया ना हर जगह ऐसा नहीं है। केरला कोस्ट में हमें जो रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली वो 3 गुना ज्यादा देखने को मिली। उसका कारण यही था कि वहां पर सैंड मिलती है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में हर जगह ये सैंड मिलती है। ध्यान रखना, मोनाजाइट को एक तरह का प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस घोषित किया गया है अंडर एटॉमिक एनर्जी एक्ट। सर इसका क्या मतलब? इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है ना मोनाजाइट को, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी कुछ भी एक्सपोर्ट कर दिया, नहीं, यहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ता है। और एक हमारे पास बॉडी है IREL, दैट इज इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ये बॉडी है जो परमिटेड है कि वो प्रोड्यूस करे, प्रोसेस करे मोनोसाइट को एंड रेगुलेट करे इसका डोमेस्टिक यूज एंड एक्सपोर्ट। और ये क्या है? IREL किसके अंतर्गत है? ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, हमारी गवर्नमेंट के इंडिया के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट है उसकी तरह होली ओन्ड ये एक पर्टिकुलर हमारे पास एक बॉडी देखने को मिल जाती है। अब इसी से काफी संबंधित आप नोटिस कर सकते हो, यूपीएससी 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था मोनाजाइट के रिगार्डिंग ही। तो कोशिश करना है इसको अटेम्प्ट करना नीचे कमेंट्स के अंदर, फिर कल मैं आपको इसका सही आंसर बता दूंगा। बट आई एम वेरी श्योर अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना है, आप आसानी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। अगला टॉपिक है हमारे पास लखपति दीदी इनिशिएटिव। देखो समझने की कोशिश करना। पहली बात तो ये है कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ताकि वो लखपति दीदीज बना पाए फ्रॉम द सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो लखपति तो आप समझ ही गए हो क्या मीनिंग है इसका, कि महिलाएं ना 1 लाख रुपया पर साल कम से कम इतना तो अर्न करें ही करें। तो हमारी कोशिश है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वुमेन है, जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन है, उनको हम अनेबल कर पाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? देखो ध्यान से समझना, मान लो एक महिला है, ये थोड़े बहुत पैसे कमाती है, तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। अगर मान लो हमने क्या किया, इनका एक ग्रुप बना दिया, वो ग्रुप ना एक तरह का क्या होगा, वॉलेंट्री होगा। इन्होंने अपनी मन मर्जी से ग्रुप बनाया है। और महिलाएं भी ऐसी होंगी जिनका इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो सिमिलर होगा। ठीक है ना, कि मान लो सेम कमाते हो, सिमिलर रेंज में कमाते हो, तो वो क्या करें, अगर आपस में आके रिसोर्सेस को पूल करें ताकि कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो पाएगा। अगर मान लो एक महिला के पास 10,000 रुपए है ना, तो 10,000 रुपए से कोई रोजगार नहीं हो पाएगा। पर अगर मान लो सारी महिलाएं साथ में आ जाती हैं, रिसोर्सेज को पूल करती हैं, आपस में एक दूसरे से काम करती हैं, कहीं ना कहीं वो बैंक से भी लोन ले पाएंगे क्योंकि अब तो पैसा भी उनके पास अच्छा खासा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो पाएगा, यहाँ पर सब मिलके आगे बढ़ पाएंगे। उनको इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स काफी यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाता है। और बैंक भी इनफैक्ट ना इनको लोन दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि यहाँ पर एनपीए नंबर्स काफी लो होते हैं। सर क्यों लो होते हैं? क्योंकि इनका ना एक दूसरे का प्रेशर इनके ऊपर होता है। समझ रहे हो, कि आप देखते हो कि नहीं यार मुझे इसके ऊपर नहीं करना क्योंकि बाकी महिलाएं भी तो इन्फेक्ट होंगी। तो इस तरह से देखा गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काफी अच्छा काम करती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने जैसे सेवा सुना होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन हो गया, या फिर आपने एसएचजी कुडुमश्री सुना होगा। तो ये सारे काफी पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं जिन्होंने एसएचजीज ने अच्छा काम किया है। तो यही लखपति दीदी इनिशिएटिव के थ्रू हम क्या कोशिश कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या कोशिश कर रही है, कोशिश कर रही है कि महिलाओं को एक तरह से लखपति बनाया जाए ताकि वो एक साल में कम से कम 1 लाख रुपया तो अर्न करें ही करें। ये यहाँ पर हमारी कोशिश हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए दो चीजों का मेजरली, कि एक तो इनिशिएटिव है क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, और कहीं ना कहीं कौन सी मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो महिलाएं एसएचजी को बिलोंग करती हैं, ताकि वो माइक्रो एंटरप्राइजेस को अपने सेटअप कर पाए, अपने स्किल डेवलपमेंट हो पाए, इनको अच्छे से लोन दिया जा पाए। तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश है कि 2.5 करोड़ रूरल एसएचजी महिलाओं को हम लाइवलीहुड सपोर्ट देंगे अगले 2 साल में। ऐसी हमारी यहाँ पर कोशिश है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंतर्गत। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज रीच आउट स्कीम। अब देखो रीच आउट स्कीम देखने से लगता है कि शायद कुछ हेल्थ या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होगी, बट ऐसा नहीं है। रीच आउट से इसकी एक बार फुल फॉर्म देखो। रीच आउट की फुल फॉर्म है रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। अच्छा, तो देखो ये है क्या, हमारी जो मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इसके द्वारा ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च करी गई है। अब अगर आप नोटिस करो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस आखिर करती क्या है, अर्थ साइंस ना आपको अलग अलग जो भी डिफरेंट चीजें हैं, क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, ओशियन, कोस्टल, नेचुरल हैजार्ड, इन सभी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सुनामी आने वाली है, तो थोड़ा ये देखेगी कि आप सुनामी का लिए आपको बता देगी। साइक्लोन्स हो गया, ठीक है, वेदर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, बारिश कितनी रहने वाली है इस बार, एग्रीकल्चर को कितना इंपैक्ट होगा, ये सारी चीजें इनके द्वारा देखी जाती हैं। उसके साथ ही पोलर रीजन्स के अंदर एक्सप्लोरेशन करना हो गया, ठीक है, ओशन रिसोर्सेज को कैसे हम हार्नेस कर सकते हैं, ये सभी चीजें इसके द्वारा देखी जाती हैं।
अब इसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हम R&D कैसे बढ़ाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करें, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करें, उसी के लिए ये स्कीम है रीच आउट। तो नाम ये ना रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच, ये इस पर्टिकुलर चीज के साथ लिंक करता है। देखो दरअसल में है क्या ना, टोटल यहाँ पे 6 सब स्कीम्स होती हैं, इनके नाम है यहाँ पर ये, जैसे फॉर एग्जांपल RDESS, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन अर्थ साइंस सिस्टम साइंस, आउटरीच एंड अवेयरनेस हो गया, उसी तरह से नॉलेज रिसोर्सेज सेंटर नेटवर्क हो गया, बिम्सटेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट हो गया, आईटी आईटी को ओशियन हो गया, ठीक है, और डेस्क हो गया। तो इस तरह से 6 ये सब स्कीम्स हैं। इनमें से क्या होता है कि जो पहली 3 सब स्कीम्स हैं वो इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के हेडक्वार्टर्स ही, जो बाकी है ना उसके लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इनक्वाइज और IITM तो बड़े ही पॉपुलर हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड साथ ही साथ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो यहाँ पर इन पर्टिकुलर स्कीम्स को रन करने के लिए, सब स्कीम्स को रन करने के लिए हम थोड़ा क्या चाहते हैं, R&D, ठीक है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके सेक्शन में हो, साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी अच्छी कोलैबोरेशन हो। आप खुद सोचो ना, जैसे फॉर एग्जांपल अब सुनामी है, तो सुनामी सिर्फ इंडिया को थोड़ी इंपैक्ट करती है, आसपास की कंट्रीज को भी करती है। उन पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करना, साथ में ही लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ, एकेडमिशियंस के साथ उनको अवेयरनेस क्रिएट करना एंड एक प्रॉपर ट्रेन्ड वर्कफोर्स लेके आना, क्योंकि देखो फुल फॉर्म ही क्या थी, रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच, यही तो नाम था रीच आउट का, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आई होप आप समझ गए होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत कैसे आती हैं, राइट। तो ये थे कुछ आज के आर्टिकल्स जो हमें डिस्कस करने थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था ज्वाइंट सिटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, कि व्हेन अ बिल इज रेफर टू ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो उसको कैसे पास होना होता है। देखो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। आर्टिकल आपका जो 108 है ना, उसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर किसी बिल के ऊपर कोई डेडलॉक आ जाता है, तो क्या कर सकते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है ना, वो क्या करेंगे, वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों का पार्टिसिपेशन होगा। ध्यान रखना, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं और साथ ही साथ जो मनी बिल्स होते हैं, यहाँ पर इनके लिए कोई प्रावधान नहीं है ज्वाइंट सिटिंग का। ऐसा नहीं है कि अगर आपने संविधान में संशोधन करना है और वो पास नहीं हो रहा तो आपने ज्वाइंट सिटिंग बुला ली, नहीं भैया, उसमें नहीं अलाउड है, रिमेंबर दिस ऑलवेज। सिमिलरली मनी बिल तो आप जानते हो किसका प्रेरोगेटिव है, इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ लोकसभा, तो वहां पर भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना आप अपने केस में। तो ये मान लो, चलो ठीक है, उनके अलावा जो बिल्स की हम बात कर रहे हैं वहां पे मान लो प्रेसिडेंट साहब ने ज्वाइंट सिटिंग बुला ली, तो होगा क्या, तो वहां पर क्या होता है ना कि वहां पर अगर ज्वाइंट सिटिंग हो चुकी है, तो यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से पास होगा वो पर्टिकुलर बिल ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझ आया। तो इस तरह से ये चीज वर्क करती है। तो जब एक बार ज्वाइंट सीटिंग होती है तो वहां पर सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास करना होता है ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर वो चीज हो जाती है तो बिल का जो डेडलॉक है वो खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये जो 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इन पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। और कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए थे उनका एक बार मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूँ। पहला है रोम स्टैट्यूट, बताओ क्या 1998 में आया था। द आंसर इज फॉल्स। दरअसल में ये तो 1 जुलाई 2002 को आया था, तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। ऑकस, देखो ये वाला स्टेटमेंट ना आप में से काफी लोगों ने आई डोंट नो क्यों इसको फॉल्स किया है, पर दरअसल में एक्चुअल में स्टेटमेंट ये ट्रू है। जैसे आप जानते हो कल हमने ऑकस पढ़ा था ना, तो हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के बारे में। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स प्रोवाइड करी जा रही हैं, तो इनके बीच में एक तरह की मल्टी बिलियन डॉलर डील हुई थी। तो एक तरह का ना इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर इनका फोकस है, डेफिनेटली है, ठीक है। शायद आप लोग शायद कनेक्ट नहीं कर पाए, बट ये बात एक्चुअल में ट्रू है, ठीक है ना। डेफिनेटली फोकस यही है कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन हो, और भी बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस था, पर थोड़ा सा इंडो पैसिफिक रीजन के रिगार्डिंग थोड़ा सिक्योरिटी को एनहेंस करें, तो वो चीज यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट के चलते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन, क्या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है। द आंसर इज फॉल्स। मैंने आपको याद भी करवाया था इसको, ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत, तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। चौथा, क्या इंडिया पार्टी है रोम स्टैट्यूट के। द आंसर इज फॉल्स। मैंने स्पेसिफिकली लिखा था इंडिया, यूएसए और जो चाइना है ना, वो बिल्कुल भी पार्टीज नहीं है रोम स्टैट्यूट की। आखिरी क्वेश्चन, कैपाफाइकस अल्वारेजी, या क्या ये एक सीवीड होता है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन के नेटिव है। ये बात बिल्कुल यहाँ पे हमारी ट्रू है। हमने इन्वेजिव स्पीशीज के बारे में पढ़ा था इसके रिगार्डिंग, और काफी अच्छे से हमने इसको याद भी कर लिया था। इसी तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके अलावा मैंने आपको जैसे मोनाजाइट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है,
प्लस साथ ही साथ जो कच्चातीवो आइलैंड आप होमवर्क में मुझे बताओगे कहाँ पर है, ठीक है, दरवाजा गैस क्रेटर हो गया, भाषण 4 आइलैंड हो गया, इनके क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किए थे एनसेट में, बट फिर भी एक बार जस्ट रिवीजन के लिए हो गया। और जिन स्टूडेंट्स ने G7 G20 का नहीं किया है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या उनकी कंट्रीज हैं, ऑलरेडी हम उनको अच्छे से रिवाइज भी कर चुके हैं। साथ में ही अगर आप इसको लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।